में हरि सिंह नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरि सिंह के गांव में नील गाय और जंगली हाथी थे जो फसल बर्बाद कर दिया करते थे। इसलिए रात में फसल की रखवाली के लिए हरि सिंह को खेत पर ही सोना पड़ता था। राधा तो घर में टीवी देख लेती होगी और मैं यहाँ अकेले पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। कल बाजार से एक रेडियो खरीद कर लाऊंगा। अगले दिन हरि सिंह छप्पन सिंह की दुकान पर गया और एक सेकंड हैंड रेडियो खरीद लाया। उस रात वो खेत पर रेडियो लेकर गया। आहा, आज तो अमिताभ बच्चन के गाने सुनने को मिलेंगे। जैसे ही हरि सिंह ने रेडियो ऑन किया, उसमें से भयानक आवाजें आने लगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी डरावनी आवाज कहाँ से आ रही? कहीं ये रेडियो में से तो नहीं आ रही। लगता है रेडियो में कोई भूतिया प्रोग्राम आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद खोलूंगा, तब शायद गाने सुनने को मिले। हरि सिंह ने जब 1 घंटे बाद दोबारा रेडियो खोला तो उससे फिर किसी लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। रात के सन्नाटे में हरि सिंह खेत पर बिल्कुल अकेला था। रेडियो से आ रही आवाज सुनकर वो डर से कांपने लगा। कल इस रेडियो को वापस करके आऊंगा। इसमें जरूर किसी भूतिया फिल्म की सीडी चल रही है। हरि सिंह अगले दिन छप्पन सिंह की दुकान पर रेडियो वापस करने गया। अरे भाई, ये कैसा रेडियो दे दिया? इसमें डरावनी आवाज आ रही है, जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो। दुकान वाला रेडियो ऑन करके देखता है। रेडियो बिल्कुल ठीक चल रहा था। उसमें क्रिकेट कमेंट्री चल रही थी। रेडियो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान के मैच की कमेंट्री चल रही है। तुम्हें जरूर कोई डरावना सपना आया होगा। मैं रेडियो वापस नहीं करूंगा। दुकान वाले ने रेडियो वापस नहीं किया। हरि सिंह को रेडियो अपने घर ले जाना पड़ा। हरि सिंह का रेडियो दिन में तो काम करता, लेकिन रात में उसमें से भयानक आवाजें आने लगती। मजबूरी में हरि सिंह ने रेडियो खेत पर ले जाना ही छोड़ दिया। वो रेडियो घर पर ही छूट जाता। एक रात जब हरि सिंह की पत्नी राधा सोई हुई थी तो रेडियो से अचानक किसी के चिल्लाने की भयानक आवाज आई। राधा चौंक कर उठ पड़ी। कौन है यहाँ पर? रेडियो तो बंद है, फिर इससे आवाज कैसे आ रही है? राधा ने रेडियो के सेल निकाल दिए, फिर भी रेडियो से आवाज आनी बंद नहीं हुई। डंडा मारकर इसे फोड़ दूंगी। राधा डंडा लेने जाती है, तभी रेडियो का एंटेना लंबा होकर एक लंबी रस्सी जैसा बन जाता है और राधा के गले को लपेट लेता है। सुबह जब हरि सिंह घर पहुंचा तो उसने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। राधा, दरवाजा खोलो। राधा, क्या अभी तक सो रही हो? हरि सिंह के दरवाजे पर गांव वालों की भीड़ लग गई। क्या हो गया हरि भैया? भाभी नाराज हैं क्या, जो दरवाजा नहीं खोल रही? नाराज तो नहीं, पता नहीं क्या बात। जरा मेरे साथ दरवाजा तोड़ने में मदद करो। हरि सिंह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो उसने देखा राधा जमीन पर पड़ी हुई है। उसकी गर्दन पर निशान पड़े हुए हैं। क्या हुआ राधा? क्या किसी ने रस्सी से तुम्हारा गला दबाया? रेडियो में कोई चुड़ैल है, उसने मेरा गला दबाया। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाई हूँ। हरि सिंह ने रेडियो उठाया और जमीन पर दे मारा, लेकिन रेडियो टूटा नहीं। हे भगवान, क्या करूं इस रेडियो का? हरि सिंह रेडियो को लेकर जाता है और नदी में फेंक आता है। अब झंझट खत्म। लेकिन झंझट खत्म नहीं हुई। उस रात हरि सिंह खेत पर सो रहा था तो रात के 2 बजे अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि रेडियो चारपाई पर है। रेडियो के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल, एक बार मुझसे बात तो कर लो। हरि सिंह उसी समय पर रेडियो लेकर छप्पन सिंह के घर पहुंचा। छप्पन सिंह, दरवाजा खोलो, मैं हरि हूँ। क्या हुआ हरि, इतनी रात में? ये बताओ, तुम्हें ये रेडियो कहाँ मिला था? इसे मैंने गुल्लू कबाड़ी वाले से खरीदा था। हरि सिंह गुल्लू के घर गया और उससे पूछा कि उसे वो रेडियो किसने बेचा था। ये रेडियो? हाँ, ध्यान आया, ये मुझे शहर में एक औरत ने बेचा था। मुझे उस औरत के घर तक ले चलो। हरि सिंह गुल्लू के साथ शहर के एक मकान में पहुंचा। इस रेडियो ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। आखिर क्या चक्कर है? किसकी आवाज आती है इसमें से? आखिर ये रेडियो लौट ही आया। 5 साल पहले की बात है। मेरे घर किराए पर एक लड़की रहती थी। अजीब तरह की लड़की थी। पूरे दिन किताबें पढ़ती रहती,
और रेडियो सुनती रहती। रेडियो सुनते सुनते उसे एक रेडियो जॉकी से प्यार हो गया। रेडियो जॉकी वही लोग होते हैं ना जो रेडियो पर बोलते हैं? हाँ, एक दिन रेडियो पर उसी रेडियो जॉकी का फोन करने वाला प्रोग्राम चल रहा था। लड़की ने प्रोग्राम में फोन किया और अपने दिल की बात बताई। रेडियो जॉकी ने फोन काट ही दिया। लड़की का दिल टूट गया और उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा इस रेडियो में घुस गई है। उसी के रोने चिल्लाने की आवाज इसमें से सुनाई पड़ती है। बेहतर होगा आप इस रेडियो को उस कमरे में ही रहने दें जहां वो लड़की रहती थी, क्योंकि अगर ये रेडियो बाहर गया तो पता नहीं क्या होगा। औरत ने रेडियो कमरे में फेंका और कमरा हमेशा के लिए ताला मारकर बंद कर दिया। महामारी फैली होने के कारण दीपक और मारिया के स्कूल बंद थे। वे दोनों अपनी माँ से नानी के घर जाने की जिद कर रहे थे। मम्मा, स्कूल बंद है, पता नहीं कब खुलेंगे। तब तक हम दोनों को नानी के घर जाने दो। हाँ मम्मा, वैसे भी यहाँ पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करा देती हूँ। तुम लोग सामान पैक करना शुरू करो। दीपक और मारिया अपनी नानी के गांव पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि गांव के सभी घरों के चारों ओर 2-2 फीट की चौड़ी दीवार है और दीवार में दरवाजा भी नहीं है। लोग सीढ़ी लगाकर दीवार फलांग कर घरों में जा रहे हैं। ये सब क्या है नानी? इस घर के चारों ओर इतनी मोटी दीवार और वो भी बिना दरवाजे की। पहले घर चलो, मैं सब बताती हूँ। दीपक और मारिया सीढ़ी पर चढ़कर अपनी नानी के घर के अंदर पहुँचे। रात में 12 बजे के बाद गांव में एक चुड़ैल रोलर लेकर आती है और लोगों के घरों पर रोलर चढ़ा देती है। वो चुड़ैल कई लोगों की जान ले चुकी है, इसलिए लोगों ने अपने घरों के चारों ओर मोटी दीवार खिंचवा ली। अब तुम खाना खाकर सो जाओ, थक गए होगे। दीपक और मारिया जब रात में सो रहे थे तो अचानक उनकी आंख खुल गई। धम धम की आवाज आ रही थी और पूरा घर हिल रहा था। ये क्या हो रहा है नानी? शांत रहो बच्चों, घबराओ नहीं। लगता है रोलर वाली चुड़ैल फिर गांव में आई है। पूरी रात उन लोगों ने डर कर काटी। सुबह जब वो घर से बाहर गए तो उन्होंने देखा कि चुड़ैल ने पड़ोस के घर की दीवार तोड़ दी थी। बच्चों, चुड़ैल आज नहीं तो कल हमारे घर भी हमला करेगी, इसलिए रात में घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। नानी जब चली जाती है तो दीपक मारिया से कहता है, मैंने आज तक कोई चुड़ैल नहीं देखी। मेरा चुड़ैल को देखने का बहुत मन कर रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो खतरनाक हुई तो हम दोनों को खा जाएगी। रात में बिल्कुल भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उस रात दीपक सिर्फ सोने का नाटक करता है। जब उसे पता लगता है कि नानी और मारिया सो गए तो वो दीवार कूदकर बाहर आ जाता है। चुड़ैल उस समय रोलर लेकर घूम रही थी। जब उसकी नजर दीपक पर पड़ी तो उसने अपना रोलर दीपक के पीछे दौड़ा दिया। मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, इंसानों सहित सबके घर कुचल दूंगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। सुनसान रात में दीपक को बचाने वाला कोई नहीं था। दौड़ते दौड़ते वो तालाब किनारे पहुंच गया। आगे रास्ता नहीं था और चुड़ैल का रोलर दीपक के पास आ जाता है। दीपक तालाब में कूद गया। सुबह जब मारिया और उसकी नानी उठी तो उन्होंने देखा कि दीपक बिस्तर पर नहीं है। नानी, दीपक कहाँ चला गया? वे दोनों दीपक को पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता। कहीं दीपक रात में घर के बाहर तो नहीं चला गया? कल वो मुझसे कह रहा था कि उसे चुड़ैल को देखना है। नानी और मारिया घर से बाहर निकलकर गांव में जाते हैं। पूरे गांव में ढूंढने के बाद उन्हें दीपक तालाब के पास बेहोश पड़ा मिला। मारिया उसका पेट दबाकर उसके पेट से पानी बाहर निकालती है। तब दीपक को होश आता है। वे दोनों दीपक को उठाकर ले जाते हैं। कल रात मैं बाहर गया था, चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई। मजबूरी में मुझे तालाब में कूदना पड़ा, लेकिन चुड़ैल तालाब के पास ही खड़ी रही। मैं पूरी रात तालाब में तैरता रहा। सुबह चुड़ैल जब गायब हो गई तो मैं तालाब से बाहर निकल पाया। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा?
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। नानी, आखिर आप और आपके गांव वाले कब तक इस तरह चार दीवारों में बंद रहकर जिंदगी काटेंगे? हमें मिलकर चुड़ैल का मुकाबला करना होगा। दीपक जाकर गांव के लोगों से बात करता है और उन्हें चार दीवारी से मुक्त होने को प्रोत्साहित करता है। तुमने ठीक कहा, आज रात सारे लोग इकट्ठे होंगे और चुड़ैल से बात करेंगे। रात के 12 बजे लोग चौराहे पर इकट्ठे हुए और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। पूरे गांव में भयानक सन्नाटा था। डर के मारे कोई बात तक नहीं कर रहा था। तभी चुड़ैल रोलर लेकर आई। सबको मार डालूंगी, घर सहित कुचल दूंगी। रुको, हमें तुमसे बात करनी है। लोग चिल्लाते रहते हैं लेकिन चुड़ैल किसी की नहीं सुनती और लोगों के ऊपर रोलर चढ़ा देती है। कुछ लोग रोलर के नीचे आ जाते हैं और बाकी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल मारिया के पीछे पड़ गई। मारिया सड़क पर दौड़ रही है, चुड़ैल उसके पीछे है। आगे रास्ता बंद हो जाता है। कोई बचाओ, बचाओ। दीपक रस्सी का फंदा बनाकर घुमाता है और सीधे चुड़ैल के गले में डालता है। फिर वो चुड़ैल को रोलर से नीचे खींच लेता है। आ जाओ गांव वालों, चुड़ैल मेरे कब्जे में है। सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तुम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है। 50 साल पहले की बात है। मेरा इसी गांव में घर था। एक दिन शहर से एक सड़क डालने वाला ठेकेदार आया। हमारा घर सड़क के बीचों बीच पड़ा था। उसने हमसे घर हटाने को कहा लेकिन हमने मना कर दिया। फिर एक रात जब मैं और मेरा परिवार सो रहे थे तो ठेकेदार ने पूरा रोलर ही हमारे घर पर चढ़ा दिया। कोई गांव वाला ठेकेदार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैं और मेरा पूरा परिवार मारा गया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन उसकी सजा तुम सबको मत दो। हम लोग चार दीवारी में बंद रह रहे हैं, ठीक से हवा भी हमारे घर में नहीं आ पाती। हम वादा करते हैं कि ऐसा अब अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन अगर किसी के भी ऊपर इस गांव में दोबारा अन्याय हुआ तो वापस आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। रात के 10 बज रहे थे। चारों तरफ घना जंगल और खामोशी थी। शायद ही कोई शख्स इस समय यहां जाने की हिम्मत जुटा पाता, लेकिन दो लोग ऐसे थे जो कि अपने हाथों में टॉर्च पकड़े, कंधे पर बैग टांगे, अपने पैरों से सूखे पत्तों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो वापस जा सकती हो। बाद में मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया था। डर तुम्हें लग रहा है, तभी तो उसे छिपाते हुए मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। ठीक है, देखते हैं कौन कितना ब्रेव है। काफी देर चलने के बाद उनको सामने एक घर नजर आया जो दिखने में बहुत पुराना और क्रीपी था। उसके बाहर जला बल्ब भी लुप लुप कर रहा था। तो ये है वो घर जहाँ कोई एक बार चला जाए तो 4 दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। हाँ, यही है। चलो चलते हैं, देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। ये कहते हुए उन दोनों ने दरवाजा खोला और उसके खुलते ही कई सारे चमगादड़ एक साथ निकलकर बाहर की ओर उड़ गए। क्या हुआ मिस ब्रेव? सिर्फ चमगादड़ों से डर गई? अभी तो हम अंदर भी नहीं गए। डरी नहीं, चौंक गई थी। ये कहते हुए रिया ने अंदर कदम बढ़ाया और उसके पीछे पीछे पुनीत भी अंदर चला गया। वाओ, ये तो अंदर से बहुत खूबसूरत है। अंदर एक बड़ा ड्राइंग रूम था। सामने चिमनी और साइड में कॉरिडोर में कुछ कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। आओ उस कमरे में चलते हैं। ठीक है, लेकिन एक साथ एक कमरे में जाने में क्या मजा। ऐसा करो, तुम एक कमरे में जाओ और मैं दूसरे कमरे में। ये तय करके वो दोनों अलग अलग कमरों में घुस गए। जिस कमरे में रिया गई थी उसमें एक पलंग था। पलंग के ठीक सामने दीवार से सटा हुआ टीवी लगा था
और उस टीवी पर वीसीआर रखा हुआ था। ये कमरा जरूर किसी बच्चे का ही रहा होगा। ये कहकर रिया ने कमरे की लाइट ऑन की और लाइट के साथ ही टीवी भी ऑन हो गया। टीवी के अंदर से आती सरसराहट की आवाज सुनकर रिया एक पल को चौंक पड़ी। लाइट ऑन करने से ये टीवी कैसे चल पड़ा? हो सकता है कनेक्शन में कोई खराबी हो। वो टीवी को बंद करने के लिए उसके करीब पहुंची तो उसने देखा कि टीवी पर लगे वीसीआर के ऊपर एक वीडियो टेप रखी हुई है। ओहो, वीडियो टेप भी रखी है। चलो देखते हैं इस कमरे में आखिरी बार क्या प्ले हुआ था। ऐसा कहकर उसने वीडियो टेप वीसीआर में लगाई और प्ले का बटन दबाया। वीडियो के शुरू में ही पहले शांत कब्रिस्तान दिखाई दिया और उसके अंदर कई कब्रें। उन्हीं में से एक कब्र के पास एक 12 साल की लड़की लेटी सो रही थी। ओह माय गॉड, ये लड़की पागल है क्या? भला कब्रिस्तान में जाकर कौन सोता है, और वो भी रात में? फिर ये सीन खत्म हुआ और उसे नजर आया कि एक बहुत ही उजाड़ जगह में एक कुआं बना हुआ है। उस कुएं के पास एक औरत उसी लड़की को लेकर आई है और फिर उसको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद दहाड़े मारकर ऐसा रोई कि रिया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही डरावनी वीडियो है। अगले ही पल उसने आगे देखा कि उस कुएं के अंदर से वो लड़की वापस बाहर निकली, लेकिन अब वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर जगह जगह चोटें लगी थीं। वो लड़की स्क्रीन की तरफ आने लगी। रिया को ऐसा लगा जैसे वो टीवी से निकलकर उसके पास आ जाएगी। उसकी दिल की धड़कनें और सांसें तेज होने लगी। फिर जैसे ही वो लड़की स्क्रीन के बिल्कुल करीब आ गई, तभी अचानक से वो वीडियो पूरी हो गई और फिर से वही सरसराहट शुरू हो गई। रिया ने अपने मुंह से सांस छोड़ी और तभी एक पर्ची न जाने कहां से उसके पैरों में आ गिरी। ये पर्ची किसने फेंकी? उसने देखा कि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं है और उसने उस पर्ची को उठाया। पर्ची को खोलकर जो उसने पढ़ा, उसकी आंखें फटी रह गई और दिल में अजीब सी धक धक होने लगी। तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है। तभी अचानक से पुनीत कमरे में आ गया। रिया, तुम्हें कुछ मिला क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है पुनीत। मैंने इस वीसीआर में लगी वीडियो टेप देखी जो कि बहुत ही डरावनी थी, और इसके बाद ही न जाने कहां से ये पर्ची मेरे पैरों में आ गिरी। जरा दिखाओ। पुनीत ने वो पर्ची देखी और उसको पढ़ने के बाद उसने हंसते हुए कहा, जरूर कोई तुमसे भद्दा मजाक कर रहा है। लेकिन यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है ना? तुमने ये टेप देखी, इसके बाद ही ये पर्ची मिली है ना? तो ठीक है, इस टेप को ही लेकर चलते हैं। अपने घर ले जाकर देखूंगा, फिर देखते हैं कि कोई पर्ची मुझे मिलती है या नहीं। पुनीत ने वो वीडियो टेप वीसीआर से निकालकर अपने बैग में रख ली और रिया का हाथ थामकर वो बाहर निकल गया। पुनीत, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बी पॉजिटिव रिया। पुनीत ने रिया की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर ये दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। रिया इतनी डरी हुई थी कि घर जाते ही अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसका बेड हिल रहा है। उसने झट से अपने ऊपर से चादर हटाई तो उसके होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? उसका बेड बहुत बुरी तरह हिल रहा था, जैसे कि भूकंप आया हो। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि कमरे की बाकी चीजें अपनी जगह पर ठीक ठाक थी, सिर्फ वो बेड ही हिल रहा था। फिर अचानक से बेड अपने आप खड़ा हो गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने आप को संभाला और दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर भागी। कुछ कदम बढ़ाते ही अचानक उसके कदम रुक गए। ये किस जगह आ गई? मेरा घर कहाँ है? उसने देखा कि वो एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो दरवाजा भी गायब था जिससे होकर वो यहाँ आई थी।
कौन है यहाँ? किसने मुझे इस भूल भुलैया में फंसाया है? ये बोलने के तुरंत बाद ही उसने देखा कि दूर से वही वीडियो टेप वाली भयानक लड़की उसके करीब आ रही है। कौन हो तुम? क्यों मेरे साथ ये खेल खेल रही हो? ये सुनकर उस लड़की ने रिया से अपनी नजरें मिलाई और उसे इतने खौफनाक अंदाज में घूरा जिससे रिया समझ गई कि अगर वो उसके हाथ लग गई तो वो रिया का क्या हाल करेगी। इसीलिए रिया अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। मेरे पीछे मत आओ, जाने दो मुझे। रिया जितना भी तेज भागती वो लड़की और तेजी से उसका पीछा करती। काफी देर भागने के बाद आखिरकार रिया एक जगह पहुंची जो कि समुद्र का किनारा समझ आ रहा था। अब ये समुद्र कहाँ से आ गया? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की उसके बेहद करीब थी। रिया ने चिल्लाते हुए समुद्र में छलांग लगा दी और फिर तैरकर बहुत दूर निकल गई। अब उसने पीछे पलटकर देखा तो किनारे पर वो लड़की भी नहीं थी। समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। ये कौन सी जगह है और वो लड़की कौन है? तभी पानी के अंदर से किसी ने उसका पैर पकड़ा। कौन है? उसने रिया को पानी के अंदर खींच लिया और धीरे धीरे रिया की सांसें खत्म होने लगी। तभी अचानक से रिया की आंख खुल गई। उसने पाया कि वो अपने कमरे में बेड पर सही सलामत है, लेकिन सपने में जो उसने देखा उससे उसकी सांस और दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं। शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो पानी पीने के लिए बेड से उतरी। उसने जैसे ही जमीन पर कदम रखा तभी किसी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया। कौन है? उसने पलटकर देखा तो वही भयानक लड़की उसके पैर में लिपटी थी। रिया के तेज चीखने की आवाज घर के बाहर तक गूंजी और फिर एकदम सब कुछ शांत हो गया। इस समय पुनीत भी अपने रूम में बेड पर आ चुका था। बड़े दिन हो गए कोई मूवी देखे हुए। रिया कह रही थी बहुत क्रीपी वीडियो है। चलो अच्छा है। वैसे भी मेरा आज हॉरर मूवी देखने का मन हो रहा था। हॉरर मूवीज कितनी अच्छी होती हैं। एक बार देख लो तो 3-4 दिन तक नींद ही नहीं आती। रास्ते से भी चलते रहो तो लगता है कि जैसे कोई आवाज दे रहा है। ये कहकर उसने वीसीआर में वो टेप लगाई और प्ले कर दी। जब उसने एक छोटी लड़की को कब्रिस्तान में सोते हुए देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। डरावनी से ज्यादा मुझे तो ये कॉमेडी लग रही है। भला कब्रिस्तान जैसी जगह में कौन सोता है? फिर ये सीन खत्म हुआ और उसने भी वही सीन देखा कि उस लड़की को एक औरत कुएं के अंदर फेंक देती है। अरे बाप रे, एक बच्ची को इस औरत ने ऐसे क्यों मार दिया? बहुत ही कंफ्यूजिंग वीडियो है। ऐसा वीडियो तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पुनीत ने आगे देखा कि उस कुएं के अंदर से वो लड़की बहुत ही भयानक रूप लेकर बाहर निकली और आगे बढ़ने लगी। उसे भी यही लगा कि वो लड़की टीवी स्क्रीन से निकलकर उस पर झपट पड़ेगी। जैसे जैसे लड़की नजदीक आ रही थी पुनीत की आंखें भी बड़ी होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो लड़की बिल्कुल करीब आ गई तो वीडियो वहीं पर पूरी हो गई। ये सीन तो बहुत डरावना था, लेकिन मूवी बकवास थी। सारा मूड खराब कर दिया। आखिर ऐसी वाहियात फिल्में बनाता कौन है और कौन वो बेवकूफ है जो ऐसी फिल्मों पर पैसे खर्च करता है? एक बार इसके डायरेक्टर और राइटर मुझे मिल जाए ना, फिर बताऊंगा मैं उन्हें। और मुझे तो लगता है कि राइटर ने नशे में ही पूरी मूवी लिख डाली है। इतनी बकवास जिंदगी में नहीं देखी मैंने। ये कहकर पुनीत आगे बढ़ा और उसने वो टेप वीसीआर से निकाली। तभी पुनीत के पैरों में न जाने कहां से एक पर्ची आ गिरी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने उस पर्ची को उठाया तो उसके अंदर उसने वही शब्द लिखे हुए पढ़े, तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन का समय है। ये पढ़ते ही पुनीत ने उस पर्ची को फेंक दिया और उसका गला सूखने लगा। मुझे रिया से बात करनी पड़ेगी। ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। कोई मौत का खेल है या तंत्र, समझ ही नहीं आ रहा। इसका जल्द से जल्द मुझे कोई समाधान निकालना पड़ेगा, वरना दिक्कतें मुझे आने वाली हैं। पुनीत उसी टाइम रिया के घर पहुंचा
तो उसने वहां पड़ोसियों का जमावड़ा देखा और पुलिस रिया की लाश का मुआयना कर रही थी। रिया का मुंह बहुत ज्यादा खुला हुआ था, उसके गाल फट चुके थे और अंदर का पूरा जबड़ा साफ दिख रहा था, जिससे अभी भी खून निकल रहा था। और उसकी आंखें इस तरह फटी हुई थीं जैसे उसने मौत से पहले सबसे भयानक चीज देखी हो। ओह माय गॉड, 4 दिन का मतलब है वीडियो टेप देखने के बाद 4 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और वो उसी टाइम दिल्ली के लिए निकल गया, क्योंकि उस घर का मालिक दिल्ली में ही रह रहा था। इस समय रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली पहुंचने में उसे पूरे 5 घंटे लगे और अब उसके सामने था एक 55 साल का आदमी। तुमने उस घर के बारे में बिना कुछ जाने वहां जाने की गलती की है। उन्हीं लोगों की तरह जो अब तक मौत की नींद सो चुके थे। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर पुनीत का दिल दहल गया और उसने कांपते हुए होठों से कहा, मुझे बताइए उस घर की क्या कहानी है? ये वीडियो टेप कब बनी और वो लड़की कौन है? ये सुनकर उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया और पुनीत को एक कहानी बतानी शुरू की। क्या रहस्य है उस घर का? उस वीडियो टेप में दिखाई देने वाली उस लड़की की कहानी क्या है? और क्यों उस वीडियो टेप को देखने के बाद लोगों की मौत हो जाती है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में जल्द ही।